हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमिस्टर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम जो भी आप कर रहे हो। दोनों में ही ये कॉमन पेपर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। एक टेक्निकल पेपर है, एक लेंथी पेपर है। तो आज की क्लास में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना जरूरी है कि अगर आप लेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यह सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी होने वाला है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके का हमारा ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें बताया है। तो इस टोटल सिलेबस में हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। आइए जी समझते हैं कि ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि कपूर साहब बच्चों को ये तो बताओ कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गए हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कह रहे भाई उन्होंने तो जब से कॉमर्स में आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी है। अच्छा, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये एक पार्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बिजनेस बड़ा हो गया, कंपनी हो गया, अकाउंटिंग वही चल रही है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट का उसमें प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग ऐड हो गई थी। हाँ सर, बड़ी दिक्कत हुई थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो सर ये क्या उसी तरीके की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है? नहीं, ये थोड़ा अलग तरीके की अकाउंटिंग है। इसलिए वो कहते हैं कि कपूर साहब पहले तो बच्चों को यह बताना कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप समझाना, इसका उद्देश्य बताना, इसके फायदे बताना। अच्छा, और फिर यह भी बताना कि कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ते थे वो होता था कि व्यापार में हम जब भी कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, उसकी हम रिकॉर्डिंग करते थे, जर्नल एंट्री बनाते थे, लेजर बनाते थे, उसके बाद रिपोर्ट्स तैयार करते थे, प्रॉफिट निकालते थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य अलग था। वो कहता था कि कोई भी व्यापारी जब अपना बिजनेस करेगा तो उसे बहुत हिसाब किताब रखना है। किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरा प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। वहां ऑब्जेक्टिव दूसरा था। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य अलग है। ये उनके लिए काम करता है जो लोग कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या वो लोग जो कोई सर्विसेज देते हैं। तो ये गुड्स और सर्विसेज उन दोनों के ऊपर लगता है जो गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? वो ये जानना चाहते हैं कि जो गुड हम बना रहे हैं, हो सकता है सिंगुलर कोई गुड बना रहे हो सकता है मल्टीपल गुड्स बना रहे हो। तो जो भी हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट कह लीजिए, जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, तो उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। वहां पर हम अपने व्यापार का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते थे, ओवरऑल बिजनेस का। यहां पर हम कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट भी कितनी बारीकी से एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। हाँ सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा। अरे भाई डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारे लिए नया है, थोड़ा सा लेंदी है, पहली बार पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो सर इसमें हम ये जानेंगे कि आखिरकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या अंतर है। मोटे मोटे अंतर बता दिए। वो रिकॉर्डिंग पर फोकस था, प्रॉफिट निकालना चाहता था, लेन देन बताता था। ये कॉस्ट के ऊपर फोकस्ड है, कॉस्ट निकालना चाहता है। कॉस्ट निकल जाए तो ये कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। ये व्यापारी की मदद करना चाहता है कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके, है ना। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बच्चा पढ़ता नहीं है, खूब पढ़ता है कॉस्टिंग में, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, और पेपर जब दे के आता है कहता है सर देखो नंबर एवरेज है, मेरी कितनी स्ट्रांग है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ी होती। खैर, कॉस्ट के कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कपूर साहब बच्चों को एक ओवरव्यू देना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट्स का। तो मैं आपको बता दूं जी, 3 एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के। एक तो होता है मटेरियल,
दूसरा होता है लेबर, और तीसरे होते हैं एक्सपेंसेस। लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस। जनरली हम 3 एलिमेंट्स बताते हैं, ओके। लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि गगन एक और बताओ, ओवरहेड्स। तो जब भी कोई गुड्स बनाते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसमें क्या लगता है? मटेरियल, सामान। दूसरा उसमें लगती है लेबर, और तीसरे उसमें लगते हैं खर्चे, और चौथे होते हैं ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड्स क्या है? ये ओवरहेड्स क्या है बेटे? पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चा इसी ओवरहेड्स पे घूमता रहता है कि सर ओवरहेड्स क्या है। बहुत घूम फिर के आता है, जब कहीं समझ में नहीं आता इधर उधर पढ़ लेता है, तो फिर भागा भागा आता है, सर आप समझाओ। यहीं आके उसको तसल्ली होती है, पहले ही समझाता हूं। अरे बीकॉम पढ़ रहे हो तो ये सोच के क्यों पढ़ते हो कि ये तो एक ग्रेजुएशन डिग्री है? अरे इसी के ऊपर आपकी आगे की पूरी एजुकेशन टिकी है, यहीं अच्छे से पढ़ लेना। फिर जब बीबीए करो, एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, सीए करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आपको एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। मैंने कहा 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और इन्हीं तीनों का एक हिस्सा निकाल करके बन जाता है ओवरहेड्स। तो कई लोग कहते हैं गगन शुरू में ही तू 4 समझा के बात खत्म करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। खैर, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं जो कि मुझे पता है आप पेपर से कुछ दिन पहले ही पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन फिर भी दूंगा। अब यहां पर एक मेन चीज आ गई है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। पुराने कोर्स में ना ये एक अलग यूनिट में दी जाती थी। उन्होंने कहा नहीं गगन, अब इसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डाल देते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो सर कॉस्ट शीट क्या होती है? नाम बता रहा है, एक शीट है, उस शीट में मैं लिस्ट वाइज लिखूंगा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंस का खर्चा, ओवरहेड खर्चा। ये चारों के चारों खर्चे जब मैं लिख दूंगा, लाइन बाय लाइन लिख दूंगा, एक शीट बना दूंगा, तो वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट शीट। ओहो सर, इन चारों को जोड़ देना। तो जब इन चारों को जोड़ना होता है तो बेसिकली इन ओवरहेड के हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि फैक्ट्री में कितने ओवरहेड लगे, ऑफिस में कितने लगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लगे। तो शीट थोड़ी सी बस लेंदी है, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमने फॉलो करना होता है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, कॉस्ट शीट। फिर वो कहते हैं गगन कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये बताओ। और फिर कहते हैं कि गगन अब क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने लग गए हैं और लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, ऐसे ही कॉस्टिंग में ना कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो वो कहते हैं गगन ये 2 स्टैंडर्ड्स आपने ध्यान रखना है जब आप अपनी कॉस्ट शीट बनाओगे। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत घबराना मत। कभी पता चले कॉलेज में हमने सुन लिया सर अब तो कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनने वाली है, तो बेटे कोई बात नहीं, पहले भी उसी हिसाब से बनती थी, 1-2 छोटी सी डिटेल और इसमें आ गई है, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। खैर, यानी कि हमें यूनिट 1 से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन आएगा जिसके 2 पार्ट रहेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। और जानते हो 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है, और इस यूनिट की चॉइस भी इसी यूनिट के साथ आने वाली है। इसका मतलब कुछ बच्चे जो ये पूछना शुरू कर देते हैं कि सर ये वाला चैप्टर छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें एक ही तो चैप्टर है, कॉस्ट शीट। सर थ्योरी छोड़ दूं, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि थ्योरी आनी आनी है। ठीक है सर, मन पक्का कर लिया, आगे चलते हैं। अब ऊपर मैंने आपको कहा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, याद है? उस एलिमेंट में मैंने कहा था 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, यही कहा था ना। अब देखो वो कह रहे गगन वहां तो ओवरव्यू दिया तुमने बच्चों को, अब यहां पर आकर के बच्चों को बताओ क्या डिटेल में मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ाओ। ओ, और वो कह रहे गगन लेबर के बारे में भी डिटेल में पढ़ाओ। यानी जो आपका यूनिट 2 है उसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर हैं, एक मटेरियल चैप्टर है और एक आपका लेबर का चैप्टर है, एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट।
तो यानी कि हमारे पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसके दो पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट का क्वेश्चन मटेरियल चैप्टर से होगा और बी पार्ट का क्वेश्चन लेबर चैप्टर से होगा। इसकी चॉइस में फिर ए पार्ट और बी पार्ट करके क्वेश्चन आएंगे। ए पार्ट फिर मटेरियल से होगा और बी पार्ट फिर लेबर से होगा। इसका मतलब है कोई स्कोप ही नहीं है कि आप दोनों में से कोई चैप्टर छोड़ दें। अच्छा, होता क्या है कि बच्चे जो है ना कहते हैं कि सर आप बेकार में ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हो, तो वो जाते हैं अरे गहरे टीचरों से पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, कह रहे सर हमारा हो गया। तो वो क्या करते हैं टीचर, वो कहते हैं यार गगन टाइम कम था तो हमने बच्चों को ना मटेरियल के तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा दिए, और लेबर में ना हमने छोटा सा लेबर टर्नओवर का एक कंसेप्ट करा दिया। मैंने कहा बाकी कंसेप्ट, कह रहे यार छोड़ ना यार, बच्चा खुद ही लेट आया, हम क्यों दिमाग लड़ाएं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको छोटा, अगर आप लेट पढ़ने जाएंगे तो वो आपको केवल लेबर टर्नओवर के बारे में बताएंगे और कहेंगे बाकी सब चीजें आप छोड़ दो। लेकिन आप देख सकते हो कि यूनिट 2 में केवल 2 ही चैप्टर हैं और उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आना है, तो आपको पूरा एम्प्लॉय चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊंगा बाकी लोग नहीं पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि गगन तुम थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, डिटेल में जाते हो, हम तो बच्चे को देख लेते हैं कि बच्चा लेट आया ना, ऊपर से पढ़ा के खत्म कर देंगे। टाइम सिर जाओगे, उनके पास भी जाओगे तो पूरा लेबर चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, अच्छा खासा चैप्टर है। सर ये मटेरियल चैप्टर जो है, मटेरियल चैप्टर जो है ये बच्चा बड़ा इंजॉय करता है क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज्यादा है। लेबर चैप्टर बच्चा इंजॉय नहीं करता। तो थोड़ा सा ना पढ़ते समय ये मत देखा करो कि हर चीज अच्छी लगनी चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती हैं, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सारा दिन पास्ता पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना, थोड़ा सैलेड भी खाना है ना। हाँ, खैर, तो लेबर और मटेरियल चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है सर हमारे पास मटेरियल लेबर के बाद एक्सपेंस। वो कह रहे गगन एक्सपेंस चैप्टर को इतना खास नहीं होता, उसको भूल जाओ। ओ अच्छा, खत्म। मैंने कहा ठीक। अब देखो वो कहते हैं गगन अब एलिमेंट्स के अंदर ही ना आप एक चैप्टर पढ़ाना ओवरहेड्स। ये है सरदर्द, ये बच्चों का सरदर्द बन जाता है। आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, मैं आगाह कर रहा हूं। सरदर्द इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चा शॉर्टकट मारता है। अब इसमें 7-8 कंसेप्ट हैं। वो कह रहे गगन इन 7-8 कंसेप्ट में बच्चा मशीन आवर रेट मशीन आवर रेट मशीन आवर रेट पढ़ता रह जाता है और बाकी चीजों पर टाइम लगाता नहीं है। और एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन मशीन आवर रेट का आया तो दूसरा कोई और तो आएगा ना, तो बच्चे की प्रैक्टिस होती नहीं, वो घबरा जाता है। डिफिकल्ट नहीं है, घबरा जाता है। तो इसमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी शीट बनती है, मशीन आवर रेट बनता है, और इसमें ना छोटे छोटे कंसेप्ट और भी हैं। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम आपको तसल्ली से करवा देंगे, तो कोई दिक्कत की बात इसमें भी नहीं है। पर ये देखिए इसमें एक ही चैप्टर है, अकेला ओवरहेड चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 की चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आएगी, ओवरहेड्स के साथ ही रहेगी, छोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। सर ये कैसा सिलेबस बनाते हैं, हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो कह रहे गगन यार कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर ना ओवरहेड्स एक पुराना कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक नया कंसेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक छोटा सा कंसेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि कहता है कि ओवरहेड से ज्यादा बेहतर होता है टेक्निक एबीसी। तो यहां पर लिखा नहीं है, तो ये जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप वहां से पूछ लीजिएगा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो ये ज्यादा लेंदी नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है, 1 से 2 क्लास का चैप्टर है, मैं तो करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये मत कहना सर क्यों करा दिया। एग्जाम में एग्जामिनर में जब क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो ध्यान दिया नहीं था, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे कॉलेज में पढ़ाया था, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ाया था। मैं कहता हूं छोड़ूंगा तो तब ना जब कोई चीज डिफिकल्ट हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत सरल होती है, ओवरहेड से सरल होती है, नया कंसेप्ट है, बच्चे कई बार जल्दबाजी में छोड़ जाते हैं। हम पढ़ा देंगे आपको। कुछ तो फर्क होगा ना, थोड़ा सा हम फीस जब लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर पढ़ाने के लिए लेते हैं। हमारे पास सारे कॉलेज के बच्चे होते हैं, रेगुलर कॉलेज वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, है ना।
अब आता है सर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कहता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करेंगे। अब ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में ना देखो डिफरेंट डिफरेंट 4 to 5 डिफरेंट चैप्टर्स उन्होंने यहां पर कंबाइन कर दिए। देखो उन्होंने लिखा जॉब कॉस्टिंग, तो जॉब कॉस्टिंग एक अलग चैप्टर है। इसके साथ साथ लगती है बैच कॉस्टिंग, हालांकि हेडिंग में उन्होंने नहीं दे रखा जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग, हम इसे एक चैप्टर एक यूनिट मान के चलते हैं हमेशा। तो हम आपको जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग भी कराएंगे। ये एक चैप्टर है, छोटा होता है, कोई खास बड़ा नहीं है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होता है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है। तो यहां पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। जाहिर है जब ये चैप्टर है तो कम से कम 4-5 क्लास तो लेगा ना। उसके बाद सबका बाप प्रोसेस कॉस्टिंग। वो एक मूवी आई थी केजीएफ चैप्टर 1, उसमें एक स्टार था रॉकी, यश नाम है शायद, रॉकी। और वो विलन को एक स्टेटमेंट देता है, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तो ये चैप्टर ना सभी चैप्टर्स का डैड है। सर क्या ये ओवरहेड्स का भी डैड है? यस, ये ओवरहेड्स चैप्टर का भी डैड है, प्रोसेस कॉस्टिंग। और उन्होंने लिखा कि गगन बच्चों को बता दो इसमें प्रोसेस लॉस भी सीख के आना, इसमें वैल्यूएशन ऑफ WIP भी करके आना। भाई साहब मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हो गया 8-9 क्लास का काम हो गया ये। ओ, उसके बाद कहते हैं कि गगन सर्विस कॉस्टिंग कराना। सर्विस कॉस्टिंग में बहुत डिटेल आती है, लेकिन आप केवल ट्रांसपोर्ट कराना, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इसमें हम लोग उनकी बात करते हैं जो लोग टैक्सी चलाते हैं, जो लोग बस चलाते हैं, जो लोग ट्रक्स पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, वो लोग कैसे अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 इज द वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल मोस्ट लेंदी, है ना, और इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग सबका डैड है। तो समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करने के लिए भी मुझे 4 से 5 क्लास लग जाएंगी। तो मेरा यूनिट नंबर 4 सबसे लेंदी रहने वाला है। अब इसमें क्या चॉइस देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसमें A B करके वो चॉइस देंगे, पर ये कहना मुश्किल है कि वो क्या देंगे और क्या छोड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी अच्छा चैप्टर है, प्रोसेस का तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी घुसा हुआ है, उसके बाद जॉब और बैच भी घुसा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी का क्वेश्चन पूछ लें। तो यहाँ कुछ एक आधा चैप्टर मजबूरी है हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में पता नहीं उसका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। खैर ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक बहुत हल्का सा ही एक टॉपिक आता है कि जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एंट्रीज बनाते हैं, पोस्टिंग्स करते हैं, ऐसे एक छोटा सा सरल सा कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जो कि आपको पढ़ाना है। इंटीग्रल कॉस्टिंग, यानी कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों मिलजुल के चल रहे होंगे। नॉन इंटीग्रल, तू अलग और मैं अलग। और एक चैप्टर रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सीख ली और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पहले ही सीखी हुई है, दोनों में जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग निकाल रहा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग निकाल रहा होगा। आपको टेंशन हो जाएगी कि सर ये देखो दो अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। तो रीजन है क्योंकि दोनों के अपने प्रिंसिपल हैं, अपनी वर्किंग का तरीका है। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन दोनों में अनकॉमन है। तो उन अनकॉमन चीज़ों को भी हम एडजस्ट करके आपको ये बताना सिखाते हैं कि आप इन दोनों को समझ पाएं कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। अब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इस बातों से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि सिलेबस आपके लिए नया है, सिलेबस आपके लिए टेक्निकल है और सिलेबस आपके लिए लेंदी है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि टाइमली आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जहां से भी करनी है। हम तो कहेंगे हमारे साथ ही करो, बाकी लोगों का हमें पता नहीं, अपना पता है, हम आपको डिटेल में करवाएंगे। अब सर इसके लिए जब आप हमें करवाएंगे तो ये बताइए कि आप इसमें कौन सी बुक यूज करेंगे।
तो बेटे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर चलती हैं मेरी नॉलेज के हिसाब से। एक तो है महेश्वरी मित्तल और दूसरी है एमएन अरोड़ा। ठीक है, तो महेश्वरी मित्तल, एमएन अरोड़ा, ये दो बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। हो सकता है बाकी बुक्स भी अपनी अपनी जगह बना ले, लेकिन हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है वो महेश्वरी मित्तल बुक कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए रहती है सेमेस्टर 4 में। और ये जो एमएन अरोड़ा की बुक है ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा बेहतर मानते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज करते हैं। स्टिल आपको बता देता हूं कि बेटे कंसेप्ट बड़ा होता है। अगर आपने मेरे से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी या किसी से भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो तो ये बुक्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी बुक के 90% कंसेप्ट और क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, बस आगे पीछे करके लिखे हुए होते हैं, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है, इसलिए ज्यादा बुक्स के झंझट में पढ़ना नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप महेश्वरी मित्तल की बुक ले लीजिए और महेश्वरी मित्तल की बुक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। सर लेकिन अगर हमारे कॉलेज में एमएन अरोड़ा ले रखी हो, वहां लगी हो, तो आप एमएन अरोड़ा कर लेना। कंसेप्ट आने के बाद क्वेश्चन कहीं से भी आप कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूंगा कि आपका मन कर जाए तो जाना गूगल पर, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकालना, वो भी पढ़ लेना। आईसीडब्ल्यूए जिसे हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं, उनका भी मटेरियल लाके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वो बात और है कि आप कहोगे सर हमारा क्या इतना दिमाग खराब है, बेकार की बात हमारे साथ कर। ठीक है, चलिए जी। अब सर ये तो आपने हमें सिलेबस बताया। सिलेबस में 5 यूनिट हैं, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आएगा, उसमें इंटरनल चॉइस आएंगी, कुछ भी छोड़ने का स्कोप हमारे पास नहीं है। तो सर अब हम क्या करें? तो अब हम क्या करते हैं, हम आपके साथ में अब छोटी सी बात स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आज हमने सिलेबस डिस्कस किया है तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। एक बार हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम प्रैक्टिकल पे लगे रहते हैं, थ्योरी को छोड़ देते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूं, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई लोड नहीं आया, केवल आपने टॉपिक के नाम सुने और कुछ नहीं सुना। ठीक है, रीड कीजिए मेरे साथ, आइए। आपके पास बुक रहेगी तो बुक से पढ़ लीजिएगा, सारी बातें एक ही होती हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, तो यहां पे लिखा है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस। अब एक तो मैंने बोल्ड करके इटैलिक्स करके लिखा है, मतलब ये आपको रट लेना है, और बाकी मैंने ना कॉमन जो टेक्स्ट में या कॉमन फॉन्ट में लिखा है, तो वो रटने की जरूरत नहीं है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो उनमें से बहुत कुछ थोड़ा सा ही पार्ट होता है जो एज इट इज लर्न कर लेना है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और आपको आसानी रहे इसके लिए मैं हेडिंग्स बना दूंगा, हमेशा हेडिंग्स बनाऊंगा। तो कॉस्ट का मतलब है कि उस रिसोर्स को जो कि आपने दिया है, किसके बदले में, कुछ गुड्स या सर्विस के बदले में। तो बेटे मैं बाजार में गया, लैपटॉप खरीद के लाया, कोई मुझसे पूछे गगन लैपटॉप की कॉस्ट क्या है, तो मैंने कैश दिया था, तो जो कैश मैंने दिया था वो उसकी कॉस्ट है। लेकिन जो कंपनी लैपटॉप बनाती है उस कंपनी से पूछे कि भाई तेरी लैपटॉप बनाने की कॉस्ट क्या है, तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग लगानी है। वो याद करेगी कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने में क्या क्या रिसोर्स लगाए थे। तो हम कहेंगे भाई तेरे रिसोर्स की जब भी बात आएगी मेरे दिमाग में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग आ जाएंगे। जरा बताना मेरे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग क्या थे। तूने मटेरियल लगाया होगा, ओहो। तूने लेबर खर्च की होगी, ओहो। तूने खर्चे किए हुए होंगे, हाँ 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 हाँ। तूने ओवरहेड लगाए होंगे, हाँ। तो उन सबको क्लब कर देंगे ना तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। जब हम ये क्लब करना सीख जाएंगे तो हमारी कॉस्ट शीट आ जाएगी, और जब हम कॉस्ट शीट सीख जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके सर, अभी एक ही साथ में आज ही सिखा दोगे क्या? चलिए जी, आगे का है वो मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने कहा वो कॉमन बात होती है। उसके बाद सर एक टर्म आती है कॉस्टिंग।
जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, वहां पर भी आता है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, ऐसे कॉस्ट में भी आएगा कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस समझ लो, एग्जाम में कई बार आ जाता है, 2-3 नंबर दे जाएगा। कॉस्टिंग उस टेक्निक या उस प्रोसेस का नाम है जिसकी मदद से हम कॉस्ट को निकालते हैं। ओहो, यानी ये टेक्निक है, यानी कि जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो उसको हम बोलेंगे हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट को निकाल रहे हैं। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट निकालने की तकनीक है। कॉस्ट क्या है? खर्चा। उस खर्चे को ढंग से जोड़ा, और वो जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो है कॉस्टिंग। ओहो ओहो, सर मैंने खर्चे कितने किए ये कौन बताएगा? तो उसके लिए आपको अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट की अकाउंटिंग यानी ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था, यूनिट नंबर 5 कह रहा था कि या तो इंटीग्रल सिस्टम से अकाउंट्स बनाओ या नॉन इंटीग्रल सिस्टम से अकाउंट बनाओ। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम चलते थे रिकॉर्डिंग, जर्नल, लेजर, पोस्टिंग। यहां पर हम सबसे आखिरी में जाके आपको पढ़ाएंगे। ओ, तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट निकालने की प्रक्रिया, कॉस्ट को रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो सर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? ये सबसे बड़ी टर्म है। ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि कॉस्ट की अकाउंटिंग की नॉलेज और कॉस्ट को निकालने की जो नॉलेज है, उन सब को मिलके जब हम लगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट हो गया कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर, इन तीनों को आज हम आराम से पढ़ लेंगे। कुछ ना हो तो मेरी स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना, जो मेन बातें हैं उसको याद कर लेना, फिर एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना, आएगी तो एज इट इज लिख देना। अब हमारा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन कई जगहों पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि मैं कॉस्ट निकालने में मदद करूंगा, और कॉस्ट के बारे में ना अक्सर ना मैनेजमेंट चिंता कर रही होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को ही अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी काम कर जाता है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कुछ टूल्स हैं जो मैनेजमेंट के लिए बने हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ टूल्स हैं जो मैनेजमेंट के लिए बने हैं। लेकिन सर हमारा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। ठीक है, तो आप वो अकाउंटिंग जो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के सवालों का आंसर देती है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम मैनेजमेंट की भी चिंता नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब सर हमारे सिलेबस में लिखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बताओ, उसके ऑब्जेक्टिव बताओ। तो अभी तक थोड़ा सा बेसिक सा समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा? सर सबसे पहला उद्देश्य तो आंख बंद करके कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भाई यहां पर तो हम कॉस्ट को निकालना सीखते हैं। क्या है कॉस्टिंग? टेक्निक ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी उसने तो ये बताया कि ट्रेडिंग बताओ, बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकाल लो, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन भाई साहब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, मान लो मेरा पाइप्स बनाने का काम है, पानी के पाइप्स, अलग अलग साइज के पाइप बनाता हूं, फिटिंग बनाता हूं, तो मैं कैसे अपनी कॉस्ट निकालूं? मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चीजें बनाता हूं, वायर बनाता हूं, केबल्स बनाता हूं, स्विचेस बनाता हूं, बोर्ड्स बनाता हूं, पैनल्स बनाता हूं, कैसे अपनी कॉस्ट निकालूं? समझ में? फर्नीचर बनाता हूं तो मेरे पास चेयर बन रही है, टेबल बन रही है, और मेरे पास सोफा बन रहे हैं, तो मैं कैसे कॉस्ट निकालूं? तो यह कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली कॉस्ट निकालने की बात करती है। अच्छा, जब कॉस्ट निकल जाएगी तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने में मदद होगी। हालांकि हम सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे लेके चलते हैं भाई, पड़ोसी क्या चार्ज कर रहा है, अच्छा उसका प्रोडक्ट घटिया, मेरा बढ़िया, बढ़ा दे प्राइस। ओ नहीं नहीं सर, हम तो ऐसे कहते हैं कि यार उसका प्रोडक्ट बढ़िया है, कंपनी का माल है यार, मेरा माल उससे नीचे ही है, नीचे कर दे। नहीं 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 सर, हमारा माल भी बाकी की तरह ही है, कोई फर्क ना उसके माल में फर्क ना मेरे, तो जितना प्राइस उसका उतना प्राइस मेरा।
अरे भाई, यही तो सीखना है। जब आपको किसी कंपनी की कुर्सी पर बिठाया जाएगा तो फिर ऐसी पॉलिसी नहीं चलेंगी, फिर ज्ञान चलेगा कि आप लोगों को इंप्रेस कर पाए। तो यहां पर जब कॉस्ट निकल जाएगी तो फिर हम कोई ना कोई कॉस्ट शीट में भी ये बातें सीखेंगे कि कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब वो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ सेल्स है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, कुछ इस तरीके से हम जमा गुणा कर करके दिखा देंगे और मैनेजमेंट खुश, क्या बढ़िया बंदा हमें मिला है। अच्छा जी, अब सवाल ये होता है कि ठीक है, कॉस्टिंग में बात कॉस्ट निकालने से काम खत्म थोड़ी जाएगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। हम आपको कोई काम दें, आप कभी भी किसी से भी कॉमनली पूछ लेना, यार घर में एक काम करवाया था क्या हुआ, वो कहेंगे यार गगन पूछ मत, बस बहुत खर्चा हो गया। वो खर्चा इतना क्यों हो गया? ओ यार कॉस्ट रुकती कहाँ है, खर्चे पे खर्चे होते जाते हैं। तो समझो, व्यापार में अगर खर्चे पे खर्चे करते जाओगे तो नुकसानों में चले जाओगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है और कॉस्टिंग हमें यही सिखाता है कि भाई अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर। अच्छा सर, कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा तो काम चल जाएगा? नहीं भाई नहीं, कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद मन कहेगा नहीं भाई अब कॉस्ट को कम कर। सर क्या कॉस्ट कम की जा सकती है? बिल्कुल कम की जा सकती है। अगर आप अपने काम करने में एफिशिएंसी लाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट जो अकाउंटिंग है उसका एक फोकस एरिया ये रहता है कि क्योंकि आप प्रोडक्ट बार बार बनाते हो तो दिमाग लगाओ कि कैसे आप अपनी लागत को कम कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो सिखाएगा कॉस्ट कैसे निकालनी है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कैसे मदद करनी है। जब हम फंस जाएंगे कि भाई साहब चाइना से माल आ रहा है सस्ता है क्या करें, सरकार को फोन लगाएंगे प्लीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, इंपोर्ट को महंगा कर दो, चाइना के माल को गाली दो। कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कहता है ना भैया ना, मैं तो अपने हिसाब से बात करूंगा, मुझे कार चाहिए तो मुझे एमजी वाले फीचर दो। तो किया कहेगी अच्छा मैं देती हूँ, टाटा कहेगी मैं देती हूँ, महिंद्रा कहेगी मैं देती हूँ, फलाना फलाना। बाजार में आप बिजली की लड़ियाँ लगाते हो तो वो क्या कहती है बहुत सस्ती है, तो कंज्यूमर कहेगा भाई मैं क्यों फालतू पैसे खर्चूं, तो आप दिमाग लगाओ, उन्हीं की तरह कोई सस्ता प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। कैसे सस्ता बनाएंगे? वो कहेंगे कैसे सस्ता बनाएंगे, तो कुछ आपकी टेक्नोलॉजी और कुछ आपकी गणित का जोड़ घटा होता है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते हैं। ठीक है सर, आज क्या करेंगे, यहीं रुक जाएंगे, ज्यादा आगे क्यों बढ़ाएंगे? तो ये आपके सामने है, मैंने हेडिंग में लिख दिया एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें आप करते हो सेलिंग प्राइस निकालते हो, प्रॉफिट निकालते हो, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। अगेन बार बार कहूंगा कि इसके अंदर का मटेरियल एक बार पढ़ लीजिए, अपने मन से जो अच्छा लगे वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है वरना स्ट्रेस में आ जाएंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, आखिरकार कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि काम करने से पहले तुमने खर्चे का कुछ अनुमान लगाया था? हाँ सर सोचा तो था। तो अनुमान जो आपने लगाया था उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, कई लोग इसे बजट भी बोल देते हैं। कि पहले तो तय करो स्टैंडर्ड, अच्छा फिर जब आप एक्चुअल काम करने गए उसको स्टैंडर्ड के साथ करो कंपेयर, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैंने तो सोचा था ये खर्चा इतना होगा मगर ये खर्चा इतना हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, फिर उसको एनालाइज करो, ढूंढो उसके रीजन ढूंढो। तो यही बात कॉस्ट कंट्रोल कहता है। कॉस्ट कंट्रोल कहता है सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड बना के आओ कि काम करोगे तो कैसे होना है, स्टैंडर्ड तय करके आओ कि मेरे हिसाब से इतना खर्चा लगना चाहिए था। फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, देखो कम ज्यादा क्या हुआ। अब फिर देखो कि आपका स्टैंडर्ड गलत था या आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस गलत थी, उसके अकॉर्डिंगली जो करेक्शन आपको लगती है वो करेक्टिव एक्शन आप ले लेना। अच्छा जी, सर कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, कॉस्ट रिड्यूस करते करते क्वालिटी मत गिरा देना। समझ में आया? यानी कि आपने रिडक्शन इन कॉस्ट लाना है लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं गिरने देना, ये बात ध्यान रखना। तो आपकी सेविंग होनी चाहिए,
वो सेविंग परमानेंट नेचर क्यों नहीं चाहिए, और आपकी यूटिलिटी या गुड्स की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। ओके तो मैंने आपको क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन जैसी बातें बता दी हैं, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। और वही मैंने कहा कि थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा नहीं कुरेदूंगा, क्योंकि अभी आपके माइंड में इमेजिनेशंस आएंगी नहीं। हम जब प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हमारे माइंड में ऑलरेडी इमेजिनेशंस जनरेट हो जाएंगी और थ्योरी पढ़ते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा। अच्छा, तो सर फिर सीधा प्रैक्टिकल पर चलो। नहीं बेटे नहीं, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी थ्योरी नहीं बताई तो आपके मन में एक डर बैठ सकता है, और हो सकता है आप थ्योरी पढ़ो ही ना, और एग्जाम में थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। आपको अगर हेडिंग याद रह गए, अगर आपने हाथ से अपनी जगह कहीं पर भी लिख लिए ना हेडिंग, उनके एक्सप्रेशन कर दी, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को आप अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि हाँ सर ने कॉस्ट अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट कर दिया है। तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ये जो हमारे नोट्स रहते हैं ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, गगन कपूर क्लासेस हमारी वेबसाइट है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और वैसे ये जो नोट्स हैं, चलो छोड़ो नेक्स्ट क्लास से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एक काम कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, कैसा लगा वो बताइए। किसी और की वीडियोस भी आप देखते हैं तो समझ में आ गया होगा कि भाई हम रेगुलर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं जो क्रीम होते हैं, तो अपनी क्रीम को हम खराब नहीं होने देते। आप पता नहीं एक भ्रम चला हुआ है कि यार कॉलेज में तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। पेपर उठा के देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है गगन बच्चों को बता दो वो जमाने चले गए, ओपन बुक एग्जामिनेशन के पेपर अब कठिन है। अगर उसी टेंडेंसी से पढ़ोगे, हल्के में लेके पढ़ोगे, तो अपना ये वाला टाइम वेस्ट कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपने कॉलेज में शेयर कर देना, गगन कपूर क्लासेस, मेरा नाम गगन कपूर है ना। चलिए टाटा बाय बाय।